त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। साइंस के जो जो चैप्टर आपके आने हैं सिलेबस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। यहाँ पे शैक्षणिक कैलेंडर जो आपका बोलता है जो जो चैप्टर आपके आने हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं उन्हीं के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हैं। तो इनसे बाहर आपके क्वेश्चन जाने वाले हैं नहीं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, बस सभी क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। यहाँ पे देखेंगे ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ऊष्माक्षेपी होता है ऊष्मा का दहन, है ना, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन देख लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा पढ़ेंगे, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ना। यानी कि जब जैसे आग जल रही है तो उसमें से ऊष्मा निकल रही है ना, उसमें से ताप निकलता है, तो ऊष्मा का दहन हो रहा है, उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है ना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? निकलना, बाहर निकलना, है ना। तो उन्हें ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, छेपी से आपको याद रखना है उत्सर्जन। यहाँ पे जिसमें बाहर निकलता है वो ऊष्माक्षेपी है, और जिसमें शोषण होता है यानी कि शोषित किया जाता है वो ऊष्माशोषी है ना। तो यही अंतर है इन दोनों में। यहाँ पे ऐसे समझ लेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सी सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना है ना। इस प्रकार से इसमें अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ऑक्सीजन श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन का विघटन होता है ना। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपने शरीर के, तो यहाँ पे भोजन के जो टुकड़े होते हैं ना, जो जटिल अणु होते हैं भोजन के, उन्हें सरल अणुओं में किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जाता है, अर्थात वह अपचयित होता है। भोजन ऑक्सीजन के द्वारा अपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इससे क्या होती है? इससे ऊर्जा बनती है ना। जब हमारे अंदर जो भोजन है वो टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, उनसे ऊर्जा निकलेगी, जो हमें ताकत आती है ना, ये भोजन से ही आती है। तो यहाँ पे वो हमें ऊर्जा मिलेगी, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है? श्वसन से क्या निकल रही है? ऊर्जा निकल रही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊर्जा निकल रही है, इसीलिए तो छेपी बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, निकल रही है ऊर्जा का, उत्सर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे उस श्वसन को। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका आंसर रहेगा, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि वह एक अभिक्रियाशील धातु है, अति अभिक्रियाशील धातु है, जो खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर लेती है, इसलिए इसे केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये आपको आंसर याद रखना है, क्योंकि ये एक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों? यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर से याद करके एग्जाम में जाना है ना। इन सभी को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके इनसे बाहर कुछ भी जाने वाले नहीं है, इसलिए इन्हें तैयार कर लीजिएगा। अगली चैप्टर के मैं इसी प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आंसर रहेगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि इसकी ऊपरी सतह से जो धूल कण हैं, जैसे धूल कण हो गए, है ना, आदि साफ हो जाए। आर्द्रता होगी उसके ऊपर, यदि उसे साफ नहीं किया जाएगा तो वो ठीक से जलेगी नहीं, है ना। ताकि मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन की जो सतह होती है ना, उसे हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में लाया जा सके। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, जैसे कि Na यानी कि सोडियम, जो हमने अभी बताया आपको, वो एक अति क्रियाशील धातु है। जब यह खुले में इनको रखा जाता है Na एवं Ca को, है ना, तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम की ऑक्साइड की परत MgO बना लेती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनाती है जब मैग्नीशियम रिबन को खुली हवा में छोड़ा जाता है साफ करके। यहाँ पे रेडॉक्स समझेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। पहले चैप्टर के क्वेश्चन अभी देख रहे हैं हम। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है? रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों साथ साथ घटित होती हैं। तो इसे बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। आपको दो शब्द याद रखना है, अपचयन और उपचयन, यानी कि उपचयन और अपचयन। जब ये दोनों क्रियाएं साथ साथ घटित हों तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, सीधी बात है। जब ये दोनों साथ साथ घटित होती हैं, चलिए इनकी परिस्थिति समझ लेते हैं। क्या होता है अपचयन में, क्या होता है उपचयन में, क्या होता है? तो उपचयन में होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन, है ना, वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि, इंक्रीज हो रही है ऑक्सीजन उपचयन में।
अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। यहाँ पे देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। बिल्कुल अपोजिट है, निकट है तो निकट की तो दिख रही है लेकिन दूर की नहीं दिख रही है ना। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की तो दिख रही है लेकिन पास की नहीं दिख रही है, तो उनके नाम भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, इसे आप अच्छी तरीके से एक बार बना लेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 7 नंबर का, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके पीछे के निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। यहाँ पे चित्र दिया गया है आपको, दूर दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार से होता है। यहाँ पे चित्र देखेंगे आप, पूरा चित्र आपको इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, है ना। दूरदृष्टि दोष का चित्र बना हुआ है। अब इसको समझेंगे, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती हैं, है ना। दोनों में अपोजिट है, जिसका नाम निकट दृष्टि दोष है उसे पास की दिखाई दे रही हैं, और जिसका दूरदृष्टि दोष है उसे दूर की दिखाई दे रही हैं, है ना। जबकि पास की दिखाई नहीं दे रही हैं दूर में, है ना। तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, है ना। अगला आपका जो है कॉन्सेप्ट इसमें दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या होता है। इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। अतः दोष निवारण के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जाना चाहिए जिससे यह अधिक अभिसारी हो जाए, अर्थात उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यानी कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तारे पृथ्वी से अधिक दूरी तक पर स्थित होते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता रहता है, तो प्रकाश किरणें निरीक्षक की आंखों तक अनियमित रूप से आती हैं, है ना। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है तथा तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं होता है। जब हमारा अभी चंद्रयान गया है, आज उसकी लैंडिंग है, यहाँ पे चंद्रयान गया है तो वहाँ पे अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में वहाँ पे लोगों को जो गए हैं, है ना, अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ पे वायुमंडल नहीं दिखाई देता है ना। आकाश उन्हें काला दिखाई देता है, बल्कि नीला नहीं। यहाँ से हमें नीला दिखाई देता है तो वहाँ से उन्हें काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। यहाँ पे आगे देखेंगे, इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला नजर आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अवतल दर्पण के अनुप्रयोग हजामत बनाने में और चिकित्सा में, तो इस प्रकार याद रखेंगे इन्हें। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। चमकीले सतह से प्रकाश का परावर्तन 2 नियमों के अंतर्गत होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आपसे पूछे जाते हैं, आगे देखेंगे हम। यहाँ पे इससे क्या समझते हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। साधारण दर्पण की एक पट्टी को प्लेन कागज पर आधार से खड़ा करें, है ना। आपको ये पूरा स्टेप समझा रहा है, आगे चित्र दिया गया है उसे समझ कर देख लेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन है, इसी का पॉइंट है, इस पर ए और बी वस्तु ऑब्जेक्ट पर रखी जाती है। एक सीधी रेखा में रखें। वस्तु के लिए पेपर पिन का प्रयोग किया जा सकता है। इसे देख सकते हैं आप, ये पूरे पॉइंट पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है। देखिए परावर्तन का नियम क्या कहता है। तो परावर्तन का नियम कहता है कि परावर्तन जो कोण होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एक खाली स्थान में भी कई बार पूछा गया है कि परावर्तन कोण इक्वल, फिर यहाँ पे खाली स्थान दे दिया है ना। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान जो होता है आपतन कोण के मान के बराबर होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, परावर्तन का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला परावर्तन का नियम जो है, आपतित किरणें परिवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। सभी तरह के चमकीली सतहों से परावर्तन के ये नियम समारूप से लागू होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, से लागू होते हैं। ये आपका परावर्तन का चित्र दिया गया है। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, जब ये परावर्तक सतह से टकराती है। जैसे यहाँ पे कोई कांच का कोई भी वस्तु रखी हो जो कि चमकीली है, जिससे परावर्तित हो, है ना, प्रकाश परावर्तित हो, या फिर पानी की सतह ही मान लो, तो ऐसे प्रकाश आया और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से चला गया। ये आपतित किरण, आने वाली को आपतित बोलते हैं और जाने वाली को परावर्तित बोलते हैं, क्योंकि ये परावर्तित हो गई, है ना। ये परावर्तन कोण होता है जो कि आपतन कोण के मान के बराबर होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। जरूर याद कर लीजिएगा, भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका होती है। आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने एवं गीला करने में मदद करता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए, है ना। उसे लार युक्त बना देता है जिससे वो चिकनी हो जाती है ना, खाना भोजन चिकना हो जाता है, जिससे हमारी जो एक ग्रसनी होती है उससे आसानी से चला जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम जिसे एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है, स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देती है। क्या? लार, है ना। लार जब भोजन में मिल जाती है तो वो उसे बहुत ही आसानी से पचित करने में मदद करती है। यहाँ पे देखेंगे मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको पूरा चित्र दिया गया है, आप इसे अच्छी तरीके से 1-2 बार बना लेंगे तो पेपर में आप पे आसानी से बन जाएगा, है ना। ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा नामांकित चित्र यहाँ पे आपको पाचन तंत्र का दिया गया है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से बना लेना है ना। ये आहार नाल का यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मुख से लेकर के पूरा यहाँ पे आपके एनस तक बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आहार नाल यहाँ से ऐसी जाती है, ये पूरा आपका सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे ऑक्सी या अनॉक्सी, है ना, तो वायवीय आ जाए या ऑक्सी आ जाए, है ना। ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से अंतर दिए गए हैं, आपको 5 अंक ही तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे 5 अंक तैयार करेंगे तो 4 भी आ जाएंगे आपके, तो आप पे आसानी से बन जाएंगे। 2 आ जाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे, है ना। तो आपको ये 5 तैयार कर लेने हैं अच्छी तरीके से। क्या ऊर्जा बनती है, किस प्रकार से, पूरे अंतर आपको दिए गए हैं। मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाना था, तो ये रहेगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको चित्र सीख लेना है। ये उत्सर्जन का चित्र है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसे अच्छी तरीके से 1-2 बार बनाइए। आप 3 बार यदि प्रैक्टिस इसकी करते हैं तो आपको चित्र भूलेगा नहीं, बिल्कुल आप पेपर में इसी तरीके से बना के आएंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। यहाँ पे पूरा नामांकित करके आपको चित्र को समझाया गया है, तो इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आंसर रहेगा इसका, रक्त और लसिका में अंतर। रक्त, लसिका, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और लसिका उसी प्रकार का एक द्रव होता है, सफ़ेद रंग का होता है। इनमें रंग में एक डिफरेंस हो जाएगा, ये तो याद रखना है ना। रक्त लाल होता है, आपको पता ही होगा, रक्त यानी कि ब्लड, खून। ये आपके अंतर रहेंगे, इसके 4-5 अंतर आपको इसमें जरूर कंप्लीट कर लेने हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये है आपका धमनी एवं स्राव में अंतर लिखिए। तो धमनी और स्राव में अंतर कंप्लीट करेंगे, और ये कई बार पूछा गया है तो पूछा भी जा सकता है, इसे जरूर कंप्लीट कर लें। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, तंत्रिका कोशिका का चित्र आपको बना के बताया गया है ना। देख सकते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की जो मनुष्य के जो तंत्रिका कोशिका यंत्र होता है, तंत्र होता है, उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है ना। ये याद रखेंगे पॉइंट। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, कौन कौन से नीचे दिए गए हैं। डेंड्रॉन, कोशिका का एक्सॉन, है ना। देख सकते हैं कौन कहाँ पे दिया गया है, डेंड्रॉन दिया गया है आपको, यहाँ पे एक्सॉन दिया गया है, और यहाँ पे कोशिका काय दिया गया है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है आपकी कोशिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाई गई है। यहाँ पे इसे समझ लेंगे। सूचनाओं का आवेग इसके द्वारा होता है। यहाँ पे किस प्रकार से सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे सूचनाओं का आवेग किसके द्वारा, डेंड्रॉन से कोशिका की ओर चलता है, डेंड्रॉन से कोशिका की ओर चलता है, तथा फिर एक्सॉन में आता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, एक्सॉन में होता है, होता हुआ सिनेप्स यानी कि अंतर्ग्रथन जिसे बोल सकते हैं तक पहुंचता है। फिर इसे पार करता हुए न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गुजर जाता है, गुजरते हुए मेरुरज्जु तक पहुंचता है। मेरुरज्जु समझ रहे होंगे आप, है ना। इसी प्रकार सूचना मस्तिष्क से कार्यकारी अंग पेशी तक पहुंच जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आयोडीन युक्त, यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है ना। किसको, जो वो मरीज होते हैं, घेंघा रोग के मरीज हो गए जैसे, है ना, तो उनको आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। अपन को क्यों दी जाती है, अपन को, ताकि वो रोग हो ना जाए, है ना। थायराइड ग्रंथि जो होती है द्वारा थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है उसमें थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसके निर्माण के लिए यहाँ पे आयोडीन जो होता है उसकी, आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, नमक खाने की सलाह दी जाती है ना। थायरोक्सिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन के निर्माण में कमी आ जाती है। इसके कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है तथा घेंघा नामक विशाल रोग हो सकता है, जिसे
हो सकता है। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। यहाँ पे गले में ये हो जाता है, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक रोग होता है, इसलिए हमें अपने आयोडीन को यहाँ पे नियमित रूप से लेना चाहिए, यानी कि आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, क्योंकि हमारा थायरोक्सिन निर्माण में कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं तो हमें थायराइड ग्रंथि को अगर कमी पड़ी तो यहाँ पे घेंघा रोग होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको लेना चाहिए आयोडीन युक्त नमक। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-8 से ही आपको मिल जाता है, तो आपको याद ही होगा। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल के जल में सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से भी कम होता है ना। जब अम्लीय वर्षा होती है ना, तो पीएच जो होता है 5.5 से कम हो जाता है, तो यहाँ पे वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब इतना नीचे पीएच गिर जाए तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा ही होगी, है ना, क्योंकि जो 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है। आपने पीएच पैमाना नहीं पढ़ा है तो आप उसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जो जलीय जैविक समुदायों एवं धरती के वातावरण के लिए बेहद हानिकारक होता है ना। जब अम्लीय वर्षा होती है तो जैविक समुदायों, जलीय एवं धरती एवं पेड़ पौधों के लिए बेहद हानिकारक साबित होता है। अम्लीय वर्षा के कारण पानी विषैला हो जाता है, जिससे प्राणियों व पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाती है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसे आप जरूर से कंप्लीट करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब कोई क्षार अम्ल से क्रिया करता है ना। उदासीनीकरण को समझेंगे, क्षार की अम्ल से क्रिया उदासीनीकरण है, तो लवण तथा जल बनता है ना। छोटी सी ही परिभाषा है इसकी, तो आप इसे जरूर अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, सीधी सी बात है, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है, दोनों को मिलाया जाता है, दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लवण बनता है और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, बस छोटी सी बात है। अगला है आपका उदाहरण, इसका क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साधारण नमक तथा जल बनाता है। तो इस प्रकार से इसका ये समीकरण रहेगा, इसे देख लेंगे। अगला है आपका पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यहाँ पे दंत रहेगा, दंत क्षय किस प्रकार होता है, यहाँ पे देखेंगे आंसर। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के पीएच का मान क्या होता है, 5.5 पॉइंट रहेगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। तो यहाँ पे ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, है ना। तो जो एनेमल होता है आपके शरीर में, ये दांतों के ऊपर एक परत चढ़ी होती है, पतली सी परत चढ़ी होती है दांतों के ऊपर, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, और उसे एनेमल बोला जाता है ना। दत्त बलक जिसे बोल सकते हैं हिंदी में, एनेमल बोला जाता है, जैसे जो कि दांतों के ऊपर होती है, बहुत ही मजबूत परत होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनेमल, है ना। ये क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में घुलता नहीं, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। जब मुंह के पीएच का जो मान है, यदि देखिए हम मुंह में ये खट्टे पदार्थ ज़्यादा लें, यदि हमारे मुंह का पीएच मान जो है वो कम हो जाएगा, है ना, 5.5 से अगर नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे हमारी जो क्या है एनेमल जो है वो समाप्त होने लगेगी। तो वो क्या होता है, हमारी दांतों की रक्षा करता है, रक्षक कवच के रूप में होता है दांतों के ऊपर। तो यदि ये समाप्त होगी तो हमारी दांत भी टूटने लगेगी, और दांत पूरे सड़ जाएंगे यहाँ पे और टूट जाएंगे, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये दंत क्षय में किस प्रकार से दंत क्षय, पीएच परिवर्तन, जब पीएच कम हो जाता है तो इससे दंत क्षय का एक बड़ा कारण ये है कि पीएच परिवर्तन के कारण जो दंत क्षय हमारे शरीर में होता है, क्यों होता है, क्योंकि एनिमल का दहन हो जाता है उसमें, सीधी बात है, ये एनिमल उसमें क्षयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। तो भोजन के बाद मुंह अच्छे से साफ करके इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है ना। जो क्षारकीय दंतमंजन आते हैं उनको यूज़ करके हम अम्ल की जो मात्रा है उसको कम कर सकते हैं, और अपने जो मुंह है हमारा उसे हम उदासीन बनाए रख सकते हैं, जिससे हमारा जो है दंत क्षय रोका जा सके, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। इसका धोने का सोडा के दो उपयोग रहेंगे आपके, इसका कांच
इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा के दो उपयोग समझेंगे। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है ना। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा का। और यहाँ पर रहेगा इसका उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। जब वो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा है ना, खाने की चीज़ों में हम जो सोडा डालते हैं ना, वो मुलायम बनाने के लिए है ना, स्पंजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर आप हमसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट कहीं से भी मिल सकती है। तो आपको इनसे ज़रूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और PDF तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही मिलना है, तो आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं अगले चैप्टर का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।